सबसे खतरनाक बात यह है कि आप भले सबसे बड़ा आप डिजिट है 9 और सामने वाला है 0, तो 9 zeros कहते हैं कि वो आपके वजूद को भी खत्म कर देगा। सबसे ज्यादा पैसे किस में बनते हैं? ऑनलाइन काम करने में बनते हैं, या गारमेंट्स के काम करने में बनते हैं, या स्टेट्स पे काम करने से बनते हैं? अब अक्सर लोग मेहनत, मैंने देखा है कि मेहनत करते 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 एंड तक आते हैं और जैसे ही मायूस होते हैं तो छोड़ देते हैं। अब यहीं से जो अगला स्टेप लेना था कामयाबी का, आप वापस आ गए, तो कामयाबी कहाँ से मिलनी? रूहानियत पे दर्जे पे पहुंचने के लिए सबसे पहला अमल क्या करें बताओ? लेकिन मैंने ये देखा है कि सेल्स आपका लड़का ज्यादातर टिकता नहीं है, और डिजाइनर्स मेरे पास अभी 18 साल पुराने डिजाइनर हैं बैठे हुए, सेल्स का लड़का 18 महीने नहीं टिकता। क्या सजेस्ट करोगे कि बिजनेस अगर किसी ने बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएं? उन्होंने कहा पहले दौर होता था कि जो मुरीद भी कामिल होते थे और पीर भी कामिल होते थे, बोलते हैं अब ये दौर है ही नहीं वो वाला। अस्सलाम वालेकुम फजील, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। कितने साल बाद मुलाकात हो रही है हमारी हो रही है तकरीबन 2011-12 में हुई थी लास्ट। अच्छा, आज आप लोगों दोस्तों हम बड़े फजील भाई से मिलवाते हैं, बड़ी डिस्कशन करेंगे एम्ब्रॉयडरी के। हमारे गुरु हैं, बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और डॉलर में इनकम है। डॉलर वाले को तो बुलाते ही नहीं है, कितनी इनकम है, क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में भी काम कर रहे हैं, डिफरेंट एंगल पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी की मशीन्स भी हैं, बहुत सारे डिजिटाइजर्स भी हैं, मल्टीपल काम कर रहे हैं। तो फजील भाई पहले अपना थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि अभी क्या कर रहे हैं, या पहले पास से शुरू करें कि हम दोनों साथ काम करते थे वहां से शुरू करते, ताकि लोगों को पता तो कि हम एक साथ ही होते थे। जी, गारमेंट्स में मैं तकरीबन 2001 से हूँ, और क्यूपी में हमने आई थिंक 2006-7 में मैंने ज्वाइन किया था। उस टाइम पे आप सीनियर थे मेरे, और मेरे उस्तादों में से भी हैं तहसीन भाई। नहीं भाई यार, तो उस्ताद हमारे उस्ताद है हमारे। बाकी साइड बिजनेस में करता रहा हूँ 2005-2006 से लेके फुल टाइम जो है मैं आया हूँ 2009 में बिजनेस में, डिजिटाइजिंग में। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कराची के जो चंद एक बड़े सेटअप है उनमें एक नाम है अल्लाह पाक ने दी है, बड़ा करम है उसका। और आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल मेरा डेयरी फार्मिंग का भी काम है, उसके अलावा कितने काम करते हो फजील भाई तुम? बाकी गारमेंट्स के हवाले से भी है साथ, लेडीज शूटिंग का मेरा काम है। उसके अलावा जो है प्रॉपर्टी का भी लास्ट टाइम मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है इस्लामाबाद में, इंशाल्लाह उसकी भी एनओसी आने वाली है, जल्दी लॉन्चिंग करेंगे उसकी भी इंशाल्लाह, आप देखेंगे ऐड वगैरह टीवी में उसके। वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है काफ़ी। फजील भाई हमारा कोई प्लान नहीं है, बताएं, हमने कोई डिसाइड भी नहीं किया था कि क्या डिस्कशन करना है। मुझे बताओ कि कैसा चल रहा है एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग का काम, कैसा है, क्या चल रही है? पहले उस पर चलते हैं, फिर प्रॉपर्टी पे चलते हैं, फिर ये गुड्स पे भी चलते हैं जो आप गारमेंट्स पे काम कर रहे हो। कोई ऐसा बात बताओ ना जिससे हमारे व्यूवर्स को फायदा हो कि वो ये काम स्टार्ट करें, कौन सा काम स्टार्ट करें, किस पे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, किस पे ज़्यादा अर्निंग होगी। तो क्या बिजनेस के हवाले से मैं चूँकि 2004-2005 से लेके बिजनेस में हूँ, 20 साल तकरीबन 20-22 साल हो गए अपना बिजनेस करते हुए। तो मेरे काफ़ी सीनियर्स हैं, उस्ताद हैं, जिन्होंने जॉब्स वगैरह छोड़ के जो है ना ये बिज़नेस की तरफ जो है उन्होंने मूव किया है। लेकिन हैरत की बात इसमें ये हुई कि मैंने ये देखा है कि कितने शायद सीनियर्स हैं हमारे जिन्होंने बिज़नेस किया है, लेकिन वो या तो 3-4 लड़के लेके बैठे हुए हैं आज तक, या उस तरीके से वो फल फूल नहीं पाए कि जहाँ तक उनको जाना चाहिए था। तो मैं इसकी बेसिक वजह जब मैं ढूंढता हूँ तो मुझे ये लगता है कि यार हम लोग आसाती तौर पे आ जाते हैं बिजनेस में, लेकिन इसको समझते नहीं है। जैसे कोई शख्स अगर वो मेडिकल नहीं पढ़ता और वो कहे कि मैं डॉक्टर हूँ, तो अताई डॉक्टर तो हो सकता है लेकिन प्रॉपर तो वो नहीं है। तो हमारे अंदर भी, और हम लोग, दूसरी बात ये है कि हम कोशिश भी नहीं करते सीखने की। मतलब क्या स्किल तो ऐसा है जो सीखने की? इस चीज में मैं ये समझता हूँ कि एक यानी छोटी सी एग्जांपल है, मैथमेटिक्स का एक असूल है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कहता है कि जब आप कभी भी कोई बिजनेस आप करते हैं किसी के साथ भी, तो आप ज़रब दे रहे होते हैं अपने आप को बंदे तो के साथ। हाँ, जिसके साथ आप बिजनेस करते हैं। तो अगर मेरा नंबर है मैथमेटिक्स का कोई भी, क्योंकि सबसे बड़ा डिजिट 9 है, आप अपने आप को कोई भी फिगर दे दें, फ़र्ज़ किया मैं अपने आप को 3 दे देता हूँ और मैंने तहसीन भाई से काम करना है, तो तहसीन भाई को मैं कह देता हूँ कि वो 5 हैं, तो 3 5s आर 15। सही है। तो जो मेरा रिजल्ट है वो 15 जाएगा। लेकिन इसी मैथमेटिक्स का वो असूल के ऊपर वो ये कहता है कि इसकी सबसे ख़तरनाक बात ये है कि आप भले सबसे बड़ा जो है आप डिजिट है 9, सही है, और सामने वाला है 0,
तो 9 zeros are कहते हैं कि वो आपके वजूद को भी ख़त्म कर देगा। तो इसलिए अक्सर मैंने देखा है कि जो सेटअप टूट रहे होते हैं, लोग एक दूसरे के साथ चल नहीं पाते, जुड़ नहीं पाते, उसकी वजह ये होती है कि वो बड़ा हिंसा होने के बावजूद भी वो ज़रब गलत जगह खा रहे होते हैं। तो ये इसकी एक ख़तरनाक बात है। लेकिन ये है कि जब भी आप किसी के साथ भी बिज़नेस करें, कोई पार्टनर बनाएं, कोई किसी फर्म के साथ काम कर रहे हैं, तो आप ये ज़रूर देखा करेंगे किसके साथ आप ज़रब खा रहे हैं, और अगर वो उस ज़रब का ताल्लुक अगर ज़ीरो के साथ है तो पीछे हट जाए। ये मैंने हाँ, ये बड़ी अच्छी कैलकुलेशन। ये बात कब पता, बिजनेस करने के बाद पता चली है या अभी पता चली है? उस वक्त तो तुम इतने समझदार नहीं थे ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। देखें या हो गया भी उस वक्त आप सेम एज में थे, आप 20 साल, कहते हैं 15-20 साल बाद, 18-20 साल बाद है तकरीबन मुलाकात है हमारी। इतने लोग की उम्र भी नहीं होती है यहाँ पे। मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं, उनकी उम्र भी इतनी नहीं है। देखें हमारा तो बुनियादी, मैंने आपको कहा है ना, हम लोग तो हादसाती तौर पे आ जाते हैं बिजनेस के अंदर। लेकिन इस टाइम पे आप ये देखें कि जब जहाँ पे मुसलमान 4+4 = 8 कर रहा है, यहूदी का बच्चा 4 × 4 = 16 कर रहा है। सही है, समझ रहे हैं? तो हम जब अपने बच्चे को बाहर निकालते हैं बिजनेस के लिए तो 4 × 4 करता है 8। सही है। और यहूदियों के लिए जो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, अभी आप उनको देख लें तो वो 4 को 4 से जमा नहीं करता, वो ज़रब करता है। सही है। तो जमा में और ज़रब में सिर्फ देखें कि हिंसे वही हैं, लेकिन फ़र्क डबल का है, दुगने का है। दुगने का है। तो सोच का फ़र्क है। आपकी सोच ही जो है देखें वो आपको बड़ा बनाती है। आपका हर स्टेप लिया गया बिजनेस के लिए, इंसान अपने फैसलों के पीछे है ना। तुम्हें क्या लगता है कौन सा ऐसा फैसला है कि यार ये एक ऐसा फैसला है जो आपको आगे लेके जाए? बंदा तो बंदे की वैल्यू तो कर दी, ये तो अपने बंदे, लेकिन कोई स्किल्स भी अगर तुम उस पर कम बिल्कुल। मैंने अमेरिकन बिजनेसमैन, क्योंकि वैसे तो बेसिकली मेरे पास भी डिग्री कोई नहीं है, लेकिन मैं बिज़नेस को जो है ना मुख्तलिफ बिजनेसमैनों से और गूगल से, नेट से, सबसे बेहतरीन तो आपका आजकल तो ChatGPT चल रहा है। अब तो ChatGPT भी चल रहा है, और भी चीज़ें हैं, आप उससे सीखते हैं। सीखने का अमल तो देखें मरने तक है, वो तो बंद नहीं होता। लेकिन मैंने जब बिज़नेस को मैंने पढ़ा है ना, तो बिल गेट्स को मैंने देखा, और बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, तो उन्होंने ये तो लिख दिया कि मेरे साथ ये हादसा हुआ, मैं गरीब था, मैं अनपढ़ था, मैं ऐसा था, मेरे साथ ये हादसा हुआ, और मैं जो है ना उसके बाद मैंने ये काम किया, मैं तरक्की कर गया। लेकिन एंड में उसने ये नहीं लिखा कि आप भी ये काम करें तो आप तरक्की कर जाएंगे, ये नहीं लिखा किसी ने। लेकिन इस पूरी रूए ज़मीन पे मैं ये समझता हूँ कि वासिफ अली वासिफ जो लाहौर में जिनका मज़ार है, वो है एक ऐसी हस्ती हैं कि वो लिख के चले गए कि फ़लाँ 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 क्वालिटीज़ अगर किसी शख्स के अंदर आ जाए, सही है, तो वो गारंटी देते हैं कि 100% आप कामयाब है। तो उसमें यह है कि आपकी मुखलिसी है, आपकी ईमानदारी है, आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, आपका तजर्बा है, एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं। इन सब चीज़ों के साथ फिर एक शय और भी लिखते हैं कि वो दुआ आपके बुजुर्गों की, आपके बड़ों की, आपके उस्तादों की, ये सब चीज़ें शामिल है। तो अक्सर मैंने देखा है कि लोग जो है 8 चीज़ों में परफेक्ट होते हैं, लेकिन वो 9वीं चीज़ में मार खा रहे होते हैं, और उनको खबर नहीं होती कि हमें मार पड़ कहाँ से रही है असल में। तो वो पीछे जो है ना वो रह जाते हैं। दुआ माँ बाप की, पड़ोसी की, या काम करने वालों की, अपने के साथ काम उस्ताद भी, उसमें उस्ताद भी शामिल है ना, उस्ताद भी शामिल है। अब उसमें देखें ना कि कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में, और इसमें इन्होंने ये नहीं लिखा कि सिर्फ मुसलमान के लिए है। वो कहते हैं कि कुदरत का एक असूल है कि अगर ये असूल कोई हिंदू है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, मुस्लिम है, अगर वो फॉलो करता है तो वो कामयाब हो जाएगा। इसमें कोई कैद नहीं है कि अल्लाह ताला की तरफ से सिर्फ मुसलमानों के लिए, ये सब के लिए है, वो लिखते हैं। और ऐसा बिजनेस, यानी हालांकि वो चले वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी वो पढ़े हुए थे, सारे मामलात हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान किया ना, मैंने किसी बिजनेसमैन से ये मिसाल नहीं देखी। तो वो यही लिखते हैं कि इसमें सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, दुआ भी ज़रूरी है, अपने एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें। बिल्कुल, ईमानदार, सिर्फ दुआ कर ली, मेहनत नहीं की, मेहनत कर ली, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट तजुर्बा नहीं था, तजुर्बा आ गया तो इन्वेस्टमेंट नहीं थी, शौक नहीं है। तो वो कहते हैं कि सब चीज़ें जब जहाँ पे इकट्ठी हो जाए तो कामयाबी। और फिर अगली बात वो कहते हैं कि मायूसी से अगला कदम कामयाबी है। अब अक्सर लोग मेहनत, मैंने देखा है कि मेहनत करते 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 एंड तक आते हैं, और जैसे ही मायूस होते हैं तो छोड़ देते हैं
अब यहीं से जो स्टेप अगला स्टेप लेना था कामयाबी का, आप वापस आ गए, तो कामयाबी कहाँ से मिलनी? लेकिन अक्सर होता है कि 3 से उसका टाइम फ्रेम भी तो नहीं पता ना कि कब तक मायूसी को बर्दाश्त करना है, 1 साल 2 साल। देखे ना, मायूस होना क्या है? हाँ। क्या बदजन हो गया कि यार नहीं अब नहीं हो सकता, खत्म है, तो वो कहते हैं उसी से अगला कदम तो कामयाबी है। तो आपने वो तो लिया ही नहीं, आप तो एंड पे समझ ले लास्ट सीढ़ी पे आके आप वापस आ गए, तो कैसे निज़ाम चलेगा? सबसे ज़्यादा पैसे किस में बनते हैं? ऑनलाइन काम करने में बनते हैं, या गारमेंट्स के काम करने में बनते हैं, या स्टेट्स पे काम करने से बनते हैं? सबसे ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की फील्ड में है, और मेरे कुछ प्रोजेक्ट से थे लास्ट, जिनकी वजह से मैं इस प्रोजेक्ट में आया हूँ। मेरा तकरीबन 1.25 खरब रुपए का ये अभी लास्ट प्रोजेक्ट है जो मैंने इस्लामाबाद में लगाया है। इंशाल्लाह कमिंग सून है वो भी, एनओसी का वेट है बस, तो वो लॉन्चिंग करूंगा जल्दी इंशाल्लाह। बड़ी सबसे ज़्यादा फास्ट जो है ना इंडस्ट्री, आप क्योंकि देखें इंडस्ट्री आप लगाएंगे, अगर कोई बड़ी फैक्ट्री लगाते हैं 5-10 साल तो उसको बनाने में लग जाते हैं, एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर को, तो आप तरक्की कब करेंगे? और इस फास्ट टाइम पे लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इतना जो है ना वो अपने वो वैल्यू, टाइम की वैल्यू को जो है ना 3 साल पहले फैक्ट्री बनाए, फिर उसमें मशीनें जी मंगाए। जी। और वैसे तो हालात भी यहाँ भी साजगार नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ से मूव हो रही हैं तकरीबन तबाही के दाने पे। तो ये भी गारमेंट्स का काम कैसे चल रहा है? मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मेरा 60,000 प्लस क्लाइंट है अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाकी है कि फजल है मालिक का। नहीं तो क्या बना के बेचते हो तुम उस पे फिर? पैचेज है मेरे पास। अच्छा, पैचेस ही बना के हाँ हाँ, पैचेज हैं, और पैचेज से ही फुर्सत नहीं है मुझे, तो काम ठीक ठाक है मेरे पास। पैचेस पे, ज़्यादातर पैचेस पे काम कर रहे हो? जी जी, ज़्यादा नहीं, गारमेंट्स का तो कह रहे थे ना, मैंने कहा शायद गारमेंट्स में कुछ और भी बना। नहीं, अगर कोई कस्टमर्स, क्योंकि उसी में से ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो ऑर्डर दे देते हैं, किसी भी चीज़ का ऑर्डर देते हैं, बना देते हैं हम लोग, लेकिन प्रॉपर जो है मैं वो उसी का ही काम करता हूँ जिस पे मजदूरी अच्छी मिल जाए, बस काम वही करता हूँ। कितनी मशीनें लगी हुई तुम्हारे पास? मेरे पास इस टाइम अभी 10 मशीनें हैं, 20 सेट की, 15 सेट की, तो सारी चल रही है सारी। तो इतना माल जाता कहाँ पे पैचेस का? अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी ये बल्कि एग्जीबिशन में हिस्सा ले रहे हैं। कौन सी वाली में? मेरे ख्याल से मार्च में है। कौन जा रहा है भाई? जाएगा और देखते हैं और कौन जाता है। और एग्जीबिशन में क्या लगाने का प्लान है भी देखें दिशा, मैंने क्योंकि इस मामले में मैं तो पिछले 2.5 साल से आउट था ना बिल्कुल कराची से, तो 2.5 साल बाद मेरा अभी चक्कर लगा है, तो मेरी इस मामले में भी बात हुई नहीं। देखते हैं कि क्या प्लानिंग की हुई है इन्होंने। एग्जीबिशन में जाने से पहले गए हो कभी? फायदा होता है या नहीं होता? क्या बहुत फायदा है, बहुत फायदा है ना, बहुत फायदा है। मतलब एग्जीबिशन में जाना चाहिए, लोगों के साथ नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए क्या चीज़ कैसे चल रही है। बिल्कुल। क्या सजेस्ट करोगे कि बिजनेस अगर किसी ने बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएं? क्या सजेस्ट? लास्ट टाइम मैंने चूंकि ये भी एक समझ ले राज ही है, लेकिन दे इसलिए देता हूँ कि जहाँ लोगों को फ़ायदा हो रहा हो तो वहाँ सिर्फ अपना नफ़ा नहीं सोचते। मैंने भाई से बात की थी कि अगर चूँकि हमारी कंपनी अल्लाह के फजल से ठीक ठाक एम्प्लॉयज़ हैं, अभी 80-90 डिज़ाइनर बैठा हुआ है, मेरे ख्याल से इतनी क्वांटिटी में शायद अभी शायद क्यूपी के पास होगा, इसके अलावा कहीं नहीं है ना? नहीं, मुझे नहीं आइडिया कितना है क्यूपी में, मुझे नहीं पता कितना है। कितने ही होंगे तकरीबन। तो सेकंड पे या थर्ड पे मेरी कंपनी आती है, और मैं ये समझता हूँ कि ये मज़ीद भी बढ़ सकती है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ मामलात हैं, लेकिन मैं क्योंकि टाइम ना दे पाने की वजह से होके इसको मैं मज़ीद जो है ना आगे लेके नहीं जा पाया। लेकिन मैंने उनको ये कहा था भाई को कि अगर आप पाकिस्तान की टॉप 10 आईटीज़ कंपनी में हमारी कंपनी भी लास्ट टाइम शामिल हुई थी, अवार्ड भी मिला था। मैंने कहा कि अगर आप इसको 1 पे देखना चाहते हैं, 2 पे देखना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। करना आपने, चूँकि सेल्स का मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा है कि सेल्स में आपका लड़का ज़्यादातर टिकता नहीं है, और डिज़ाइनर्स मेरे पास अभी 18-18 साल पुराने डिज़ाइनर हैं बैठे हुए, सेल्स का लड़का 18 महीने नहीं टिकता उसको। अब इसके लिए मैंने उनको ये कहा था कि आप देखें कि जब चीज़ें बदल रही हों तो इंसान अपने आप को बदलता है। नोकिया के एग्जाम्पल आपके सामने है, तो मैंने ये उनको एडवाइस दी थी कि अगर आप ये समझते हैं, चूँकि मेरी फील्ड तो नहीं है, लेकिन मैं एक आइडिया आपको दे देता हूँ, लड़का जा क्यों रहा है? या तो वो फील्ड छोड़ता है कि मैंने ये काम ही नहीं करना, पैसे की वजह से जाता है, तो या कोई और वजह होती होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जाता है अपना काम करने के लिए,
कि यहाँ से हमारे पास से एक्सपीरियंस लेता है और फिर जब समझ जाता है तो वो जाके अपना काम सीखता है। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि अगर वो अपना काम सीख रहा है और अपना काम करने के लिए वो मुख्तलिफ जगहों से, सिर्फ हमारे से नहीं, मुख्तलिफ कंपनी से वो छोड़ के जा रहा है और नए सेटअप खुल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो दूसरा पार्टनर तो ढूंढता है जो डिज़ाइनर की शेप में है, मशीन रूम वाले की शेप में वो हो सकता है कि क्योंकि उसको एक्सपीरियंस तो नहीं है मशीन का ना डिजिटाइजिंग का, तो उसको लाजमी डिज़ाइनर भी चाहिए। तो मैंने कहा कि आप एक ऐसी फर्म बना दें कि जिसमें आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दें लोगों को कि जो सेल्स वो खुद करें सारी, और उसमें वो पार्टनरशिप पे हो हमारे साथ, और बाकी का जो डिजिटाइजिंग और प्लस मशीन रूम का सारा सेटअप है वो हमारा यूज़ हो, और उसको आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दें वो अपना सुकून से बिजनेस करता रहे, जितना बिजनेस वो ला रहा है वो हमारे साथ पार्टनर है। तो इस वे में, क्योंकि इस टाइम पे तो अभी कराची में कोई भी नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप एक प्लेटफॉर्म देते हैं लोगों को, तो मेरे ख्याल से जितना लड़का हमसे छोड़ के गया भी है ये भी, प्लस वो जो लड़का के जो अराउंडिंग में हमारे पूरे कराची में इधर उधर जो घूम रहा है या मुख्तलिफ कॉल सेंटर से वो काम सीख के और फिर वो नए पार्टनर्स की तलाश में है, तो जब उसको हमारी फर्म, इतनी बड़ी फर्म उसको मिल जाएगी कि जिसमें क्वालिटी भी है, से एक टाइम पे 80-90 डिज़ाइनर्स बैठे हैं, उसका काम रुकने की कोई टेंशन नहीं है, मशीनें ज़्यादा हैं, क्वालिटी अच्छी है, नाम है हमारा, तो ऐसी फर्म के साथ हर एक जुड़ने के लिए तैयार होगा। रेट का मसला आएगा ना? रेट का मसला नहीं आएगा। रेट का मसला आएगा ना? रेट का मसला नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? नहीं आएगा ना, इसमें पॉलिसीज हैं और इसमें एग्रीमेंट्स आप तैयार कर लें, पाबंद कर लें एक दूसरे को, तो उसमें कुछ नहीं होता। क्योंकि देखें बिजनेस तो बिजनेस है ना, आपने कहीं पे आपको 10 रुपए बच रहे हैं, कहीं पे 3 रुपए बच रहे हैं, बच तो रहे हैं। नहीं तो रेट का मसला है ना, वहाँ से अगर कोई जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का काम की सपोर्ट ले लेते हैं, एक काम है $18 का बिक रहा है, $20 का बिक रहा है, वो ले आया $6 में, और आप कितने का $6 में करके देंगे? नहीं, अभी हमारी देखें ना, हमारी ये फिक्स, फर्ज किया फिक्स प्राइसिंग है 10 रुपए। सही है। अब नया लड़का आ रहा है वो कहे मैं तो 4 रुपए में पकड़ता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट है ना दोनों बातों में। लेकिन ये कि उसको वो कहें अपनी, आप अपनी फर्म से काम करते रहें, हम अपना तो सिस्टम आपके लिए ख़राब नहीं कर, हाँ हमारे सिस्टम के अंदर रहना तो आपका ये रेट है, ये प्राइसिंग है, बाकी आपने XYZ अपनी कोई भी नाम बनाया हुआ है, कोई वेबसाइट बनाई है, कुछ भी, आप उसमें से पकड़ के हाँ जो हमने सर्विसेज आपको कही हैं वो आप हमें दें, मशीन रूम और डिजिटाइजिंग वगैरह की सर्विसेज हम आपको सारी देंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो बाकी आप करते रहें काम। असल में तो रेट का मसला है ना, सेल्स वाला सबसे पहले जो आपका कस्टमर लेके जाएगा तो वो तो सेल्स के बंदे को लेके काट के लेके जाएगा। इसके अलावा जो है ना, मैं नूर टीवी चलता है यूके से चलता है नूर टीवी, मोहिउद्दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल के ज़ेरे असर है, और उनकी पाकिस्तान में मोहिउद्दीन ट्रस्ट, मोहिउद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मोहिउद्दीन मेडिकल कॉलेज, मोहिउद्दीन हॉस्पिटल्स, मोहिउद्दीन जो है ना वो जो मस्जिदें हैं और मदरसे, मोहिउद्दीन इस्लामिया, और इस नाम से जो है ना इनके बहुत सारे 72 तकरीबन मेगा प्रोजेक्ट्स हैं इनके। सही है। तो इनके साथ हूँ मैं अभी, ये जो लास्ट मेरा ये शेखुल आलम SA रेजिडेंशिया के नाम से मेरी ये अभी जो सोसाइटी लॉन्च होने वाली है, तो इन्हीं का प्रोजेक्ट है, तो ये दुनिया के 181 ममालिक में चलता है। तो ये रूहानी सिलसिला है, नक्शबंदी सिलसिले से हैं जो तैयब उर्दुगान का है, तो उनके साथ में होता हूँ। तो मेरे कज़न भी हैं वो पीर सुल्तानुल आरफीन साहब सिद्दीकी अल-अज़हरी, PhD डॉक्टर भी हैं और अल-अज़हर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। तो अगर कोई सवाल रूहानियत के ऊपर भी करना चाहते हो, तो चूँकि फ़कीरों के कदमों में बैठता हूँ तो उस पर भी कोई बात कर सकते हो। क्या बात है, रूहानियत में क्या, हम तो रूहानी है नहीं, तो रूहानियत में बता दें कि रूहानी कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सवाल ये आ गया। रूहानी सब है, जानवर के अंदर भी रूह है, इंसान के अंदर भी रूह है, बस जो सोया हुआ है तो समझ लें वो गाफिल है। एक तो वो सोया है जो असली में सोया है, एक है कि जो दीन से गाफिल है वो भी सोया हुआ है, वो सोया हुआ है। तो रूहानियत सब में है, लेकिन यह है कि हम महसूस नहीं करते। महसूस करना सिखाया भी तो नहीं ना किसी ने हमें, किसी ने सिखाया नहीं, आता भी नहीं है, और असल ये है कि तलब भी नहीं है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि आप थोड़ा सा पुराने वक्तों में चले जाएं, तो जगह जगह ये मज़ारात आज आप देख ले, लेकिन ये बंद हो गए बनना। वजह क्या हुई? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बंद हो गई, मतलब माल बनना बंद हो गया अभी।
क्योंकि जो इस रास्ते के जो मुतलाशी थे ना, हाँ वो लोग आना बंद हो गए। जैसे किसी दौर में खालिस आटा होता था, सही तो है। आजकल क्या है, चक्की का आटा है। चक्की का आटा खत्म होके फिर मिल्स वाला आ गया, और अभी तो आजकल तो हर शय मिलावट की चल रही है। सही है। इसी तरह दीन में भी ये सारा सिस्टम हो गया है, मिलावट हो गई है। असली पीरों की जगह नकली जो है ना, पीरों ने ले लिया। दरवेशों ने ले ली है। और इसमें उलमा तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट में 10 रुपए का असल नोट है और आप 13 रुपए का नोट निकालें और वो चल जाए, क्योंकि असल बामुकाबल नकल है। किसी भी शय की नकल करने के लिए मार्केट में असल का होना जरूरी है। तो अगर 1000 का असली नोट होगा तो 1000 का नकली नोट आएगा, 500 का असली नोट होगा तो 500 का नकली आएगा। अदरवाइज और हाँ, अगर कोई 700 का नोट छाप के निकाल दे तो एक भी नोट नहीं निकाल सकेगा, लेकिन 500 के छापता है तो हो सकता है कई नोट उसके बिक जाए, क्योंकि मार्केट में सादा तबीयत, सादा रूह लोग मौजूद हैं, तो वो धोखा खा जाते हैं। लेकिन धोखा उसी पे इंसान खाएगा जो कि असल बामुकाबल नकल होगा। तो इसी तरह उलमा फरमाते हैं कि ये औलिया अल्लाह, अंबिया कराम, ये सब असल मौजूद, तो इनकी नकल आती है मार्केट में। और इस वक्त नकल ज़्यादा है, असल कम है, और जो असल हैं वो खामोश है, छुपे हुए हैं, वो देख ही नहीं रहे, जाहिर नहीं मार्केट करते, में आ नहीं रहे ना, जाहिर नहीं करते। क्योंकि उन अभी लोगों को असल और नकल का पता भी नहीं ना, जो नकल चल रहा है वही चला रहे हैं। पता भी नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, जहालत का ही जब तक नहीं पता चले, इल्म नहीं देखेंगे तो जहालत का पता कैसे चलेगा कि जहालत है। ऐसा ही है। रूहानियत पे दर्जे पे पहुंचने के लिए सबसे पहला अमल क्या करें, बताओ। कल मुझसे किसी ने, मेरा एक मुलाजिम है, वो चूंकि इसी सिलसिले का तालिब इल्म है, तो पूछता है कि उस्ताद मैं अल्लाह तक कैसे पहुंच सकता हूँ। तो मैंने कहा कि जलालुद्दीन रूमी ने फरमाया था कि जो अपने आप से गैर हाजिर हुआ तो वो वहाँ हाजिर हो गया। मैंने कहा कभी इधर से हुआ गैर हाजिर? ने कहा तुम तो दुनियादारी में हो, पैसों में लथपथ, लालचों में पड़े हो, रिश्तेदारियों में उलझे हो, मामलात में हो। तो मैंने कहा कि वो इब्न अल अरबी का कौल है कि इंसान गंदे बर्तन में दूध नहीं डालता, तो अल्लाह गंदे दिल में नूर कैसे डाल दे। तो इसके लिए बर्तन साफ रखना पड़ता है, और बर्तन जब आप दिल का बर्तन साफ रखेंगे तो तहारत रहेगी, तो खैर डल ही जाती है कभी ना कभी। अभी तो मैंने देखा है बने हुए सारे 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ रहे। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ नमाज तो पढ़ना शुरू कर दें, वही आगे पीछे मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा। देखें औलिया अल्लाह पे, क्योंकि सारे जहान पर जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, सारे ज़माने पे, सारे जहान पे 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 वक्त की नमाज फ़र्ज़ थी, तहज्जुद भी आप पे फ़र्ज़ थी। अब जो वली होता है ना, वली, इसके लिए हुक्म यह है कि जब कोई शख्स वलायत के दर्जे पे फायज होता है तो इसके लिए तहज्जुद भी फ़र्ज़ हो जाती है। अब हमारे यहाँ बदकिस्मती से पाकिस्तान में तो ये है ना कि जो जितना गंदा मंदा मैला कचैला, और कोई नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, कोई हो सकता है उसको कलमा भी ना आता हो, तो उसको लोग कहते हैं कि ये पोची हुई सरकार है। तो ये एक नमाज मदीने में शरीफ में पढ़ता है, दूसरी मक्का शरीफ में पढ़ता है। तो ऐसे लोगों को जब लोगों ने मानना शुरू कर दिया, और ऐसे लोगों के पीछे तो ये बदनामी भी है, हुई है, और नुकसान भी लोगों ने किया, और असल की जगह नकलों ने ले ली सारी। मिसाल के तौर पर कोई इस मेजर गलती बताओ, मेजर एरिया बताओ, मेजर की ये गलतियां बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। मेरे कोई शख्स बैठा हुआ था, तो हमारे जो हज़रत साहब हैं, तो उनके पास, तो उन्होंने कहा हज़रत आजकल 2 नंबरियाँ और 2 नंबर पीर वगैरह ये लोग बहुत आम हो गए। तो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त जुमला इरशाद फरमाया था। उन्होंने कहा कि इस दौर में पीर का कामिल होना ज़रूरी नहीं है, सही है। मुरीद का जाहिल होना ज़रूरी है। तो ये गद्दियाँ और ये सारा सिस्टम चलता रहेगा। उन्होंने कहा पहले दौर होता था कि जो मुरीद भी कामिल होते थे और पीर भी कामिल होते थे। बोलते हैं अब ये दौर है ही नहीं वो वाला, इसमें बस मुरीद का जाहिल होना ज़रूरी है, तो बस सिस्टम चलता रहेगा। कहाँ पीर इतना पढ़े लिखे, इबादतें करे, रियाजतें करे, फिर वो सिस्टम में आए। वो अच्छा है, वो जाहिल मुरीद ढूंढ लेता है और निज़ाम चला लेता है। और मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने तो बड़ा ज़बरदस्त जुमला लिखा। उन्होंने कहा कि बंदा आमिल के पास जाता है कि काम नहीं चल रहा,
तो आमिल उससे 20,000 लेके अपना काम चला लेता है। दोनों का एक दूसरे से काम चल हाँ, दोनों का काम चलता है। तो ये है कि इस दौर में ये मामला ज्यादा है। कोई अच्छी नसीहत करना चाहो तो अगर? जो खुद नसीहत के काबिल हो, किसी को क्या नसीहत करेगा। लेकिन आखिरी दौर है, उम्मत कट गई है। गज़ा से लेके फ़लस्तीन से लेके हलब से लेके शाम से लेके यमन, कश्मीर, हर जगह आप देखेंगे मुसलमान जो है ना, और मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन है। तो इस दौर में ईमान का बचाना जो है ना वो ज़रूरी है। और यही मैं अपने लिए भी दुआ करता हूँ, उम्मत के लिए भी, कि ईमान सलामत रहे। बाकी तो रहना तो किसी ने ही नहीं है। और कोई बुक सजेस्ट कर दो कि बिजनेस के लिए ये बुक पढ़ सकते हो। हाँ, मैं कहता हूँ कि हज़रत, अगर आपने बैक वक़्त जो मुसलमान लोग हैं और बिजनेस पूरी दुनिया में और बिज़नेस भी करते हैं, तो वो वासिफ़ अली वासिफ़ को लाजमी पढ़े। 21 किताबें टोटल उनकी, लेकिन वो ऐसा फार्मूला सिखा गए कि मेरी गारंटी है कोई भी शख्स किसी भी टाइम में नंबर दे जाऊंगा तहसीन भाई को, कोई अगर फ्लॉप होता है तो मुझे पकड़ सकता है गिरबान से। वासिफ़ अली वासिफ़ ने बिज़नेस को इस तरीके से लिखा है, इस अंदाज से। उनका चंद एक बातें मैं आपको सुना देता हूँ। उन्होंने एक बाब बांधा है, करम याफ्ता बंदा। हकीकत में तो समझ ले वो बिजनेसमैन ही है, लेकिन उन्होंने उसको एक नाम दिया है, करम याफ्ता बंदा। पूरा एक बाब उन्होंने बांधा है इसमें। तो वासिफ़ अली वासिफ़ की एक मुकम्मल शख्सियत है, जिसको मैं देखता हूँ कि फ़कीरी भी उन्होंने और तसव्वुफ़ में भी उन्होंने जो बातें लिखी हैं, और जो दुनियादारी की जो बातें उन्होंने लिखी हैं, और ऐसी नहीं, वो मुख्तसर बात कर जाते हैं, लेकिन उसके अंदर पूरा एक समुंदर बंद होता है। कहते हैं कि जब आंख बंद होगी तब आंख खुलेगी। तो अब सादा लफ्ज़ों में तो उसका मफहूम तो यही है कि ज़ाहिरी बात है जब बंद होगी तभी खुलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कहते हैं कि जब मर जाओगे ना उसके बाद खबर होगी कि क्या हुआ है। और कहते हैं कि सोच की दुनिया अलग है, दुनिया की सोच अलग है। तो मुख्तसर सा जुमला होता है, सादा सा, लेकिन वो गहराई बहुत होती है उनके मामलात में। तो जिस हिसाब से उन्होंने बिज़नेस को लिखा है, तो मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन पढ़े, लेकिन वासिफ़ अली वासिफ़ के पाए का जो है ना कोई शख्स मैंने नहीं देखा। तो मैं रेकमेंड अगर करूँगा, रूहानियत में करीब आना हो तो किस पे, कौन सी बुक पढ़े? वो उसमें भी वासिफ़ अली वासिफ़ कमाल लिखते हैं, पढ़ें आप। और वो आम लोगों के लिए, क्योंकि जो आम बिजनेसमैन टाइप के लोग हैं, क्योंकि देखें अगर आपको दीन के अंदर अगर रूहानियत के अंदर जाना है तो आपको फ़िक़ा भी पढ़नी पड़ेगी, आपको दर्स व तदरीस भी है, कुरान व हदीस भी है, सारे मामलात हैं। तो आम बिजनेसमैन बंदा तो इतना वक़्त नहीं निकाल सकता। लेकिन चूंकि ये एक ऐसे बुज़ुर्ग हैं कि सादा तबीयत और सादी सी बात, लेकिन वो ऐसी दिल के अंदर वो डाल जाते हैं कि वो आम एक अनपढ़ शख्स भी वो समझ जाता है, और एक पढ़ा लिखा शख्स जो है ना उसके लिए भी वो जो है ना वो माना रखती है। और इसके अलावा कासिम अली शाह साहब हैं, वो अच्छा लिखते हैं। अशफाक अहमद बाबा साहब हैं, वो कमाल जो है ना शख्सियत है। हमारे व्यूवर्स को क्या आखिरी में नसीहत करोगे? कोई मैसेज देना चाहो, या कोई ऐसी बात जो डिस्कस करना चाहो? पहले वो कर लेते फिर मैसेज दे लेते। व्यूअर्स किस हिसाब से? जो आपको जो बिजनेस वगैरह, आपके जो व्यूअर्स हैं ज़्यादातर बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वाले। बिजनेस में का तो मैंने आपको बता दिया कि आप वासिफ़ अली वासिफ़ को आप लाजमी पढ़ें। और उनका एक बाब है, वो आपको नेट से भी मिल जाएगा, करम याफ्ता बंदा। आप उसको पढ़ लें, अपने ऊपर अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह ये उसमें वो 100% कहते हैं कि श्योरिटी जो है। और इसको अप्लाई करने से पहले अपने इर्द गिर्द और अपने उन दोस्तों को जिन पे अल्लाह का करम है, उन पे देखें कि जो क्वालिटीज़ ये बता रहे हैं वासिफ़ अली वासिफ़ इस मामले में, वो उनमें हैं। तो आप देखेंगे कि एक क्वालिटी उनके अंदर है, तो आपको खुद परेशानी होगी कि यार ये एक फ़कीर शख्स, इसको ये सारी बातें कैसे मालूम। और वो वासिफ़ अली वासिफ़ वो हैं कि मैं चूँकि मुख्तसर ही, अभी इतना लंबा तो वो नहीं है हमारा टाइम, लेकिन उनके लिए बताता हूँ कि मेरे पास उनका एक क्लिप है। वो कहते हैं कि कोई भी हादसा आपको आपकी मौत से पहले मार नहीं सकता, और कोई हिफाजत आपको आपकी मौत के वक़्त के बाद तक जिंदा नहीं रख सकती। तो कहते हैं कि मैंने अगर 18 फरवरी को मरना है तो कोई हिफाजत मुझे जिला नहीं सकती उसके बाद, और कोई हादसा मुझे उससे पहले मार नहीं सकता। तो उन्होंने अपनी ये गुफ्तगू के दौरान ये बात फरमाई थी।
और यानी उन्होंने तो लोगों को एक मिसाल दी थी, लेकिन हकीकत में वो चूँकि वो लाइव वो एक था प्रोग्राम था, उस शो में वो रिकॉर्डिंग हुई और 18 फरवरी को ही उनकी वफ़ात हुई है। उनका जो वफ़ात का दिन 18 फरवरी ही है। तो बातों बातों में मिसाल समझाने के लिए कि देखें कि वो कहते हैं कि मैं देखें फ़र्ज़ किया कि मैंने 18 फरवरी को अभी मैंने जाना है, मरना है मैंने। तो उन्होंने इस तरीके से वो बात समझाई, लेकिन बात भी समझा के और इशारा भी दे गए कि मैंने फ़लाँ तारीख को जाना है। तो ऐसा जो शख्स कि जो इतनी खबर रखता हो कि फ़लाँ दिन मेरा आखिरी दिन है, तो ये कैफ़ियत इंसान के ऊपर कब आती है? मैं अवान सिलसिले से हूँ और मेरे चारों सिलसिलों में कुतुब शाही अवान है हम लोग, और चारों सिलसिलों में दरवेश हैं, फ़कीर हैं, नानी के भी, नाना के भी, दादी के भी और दादा के भी। तो मेरे नाना ने अपनी वफ़ात का दिन, जब मेरी खाला की शादी थी, ये चीज़ों का खैर हम नहीं यहाँ बता सकते, लेकिन तो उन्होंने शादी का दिन जब रखा था तो उन्होंने कहा कि दो बड़े काम होंगे, तो पहला काम सुबह जल्दी कर लेना, तो उसके बाद ताकि ये दूसरा जो बारात का टाइम है ये अपने वक्त पे निकल जाए। सब घर वालों ने सोचा कि शादी वाले दिन तो वैसे ही बहुत सारे काम होते हैं, तो ये 2 काम ऐसे क्या हैं। वो फिर पता चला जब 6 महीने 8 महीने के बाद जब शादी थी, तो सुबह के टाइम उनका वसाल हुआ, तो वो जनाजा दफनाया और दोपहर के टाइम पे डोली जो है मेरी खाला की वो घर से गई है। तो एक ही दिन उन्होंने कहा था कि एक ही दिन होगा, काम 2 होंगे बड़े। तो ये खबर इंसान को कब होती है? इमाम मूसा काजिम ने रवायत किया है कि इंसान एक ऐसा बेखबर है, अगर इल्म रखे तो इल्म तो इतना इल्म रखता है कि जन्नत से लेके रूए ज़मीन की सारे मामलात की खबरें रखता है, लेकिन अगर नहीं रखता जब, तो इतना बेखबर होता है कि अपने मरने की भी खबर नहीं होती। लेकिन इंसान के अलावा उन्होंने लिखा है कि जितने भी चरिंद परिंदे जो उड़ने वाले जानवर हैं, उन्होंने कहा है कि आपने देखा होगा कि ये ज़मीन पे आपको मरे हुए नहीं मिलेंगे। उसकी वजह वो ये लिखते हैं कि इनको अल्लाह ताला मौत का वक़्त पहले ही बता देता है, और उसके बाद जो है ना ये बियाबानों में, जंगलों में, सहराओं में और ऐसी बियाबान जगहों पे जाकर बैठ जाते हैं और अपनी मौत का इंतज़ार करते हैं, ये चरिंद परिंद उड़ने वाले, और फिर वहाँ फिर इनको मौत आती है। वरना बोलते हैं कि ये जहाँ जहाँ इंसानी आबादियाँ और ये हों, तो ये चीज़ें इन चरिंदों परिंदों से, इनकी लाशों से ये भर जाए। तो ये मरने के टाइम ये बियाबानों और जंगलों और सहराओं और रेगिस्तानों का रुख करते हैं। तो देखें कि एक इंसान ऐसा गाफिल है जो राह चलते सड़क पे मर रहा है, घर पे मर रहा है, हॉस्पिटल पे मर रहा है, और इस पे तो लिखा बाबा बुल्ले शाह ने कि और सुबह से लेके शाम तक हम लोग रोजी की तलाश में, रिस्क की तलाश में। तो वो तो कहते हैं कि वेखते सही बंदिया आसमाना दे उड़ते पंछी, वेखते सही की करदे ने, ना वो करदे रिस्क जखीरा, ना वो भुखे मरदे ने, कदे किसी ने पंख पखेरो भुखे मरदे वेखे ने, बंदे ही करदे रिस्क जखीरा, बंदे ही भुखे मरदे ने। तो ये बाबा बुल्ले शाह ने का कलाम कहा था। तो वो देखेंगे इंसान एक गाफिल है ऐसा कि, और अरस्तु जैसा शख्स वो ये कह के गया कि इंसान एक गाफिल मंसूबा साज है जो अपनी सारी प्लानिंग में मौत को कभी शामिल ही नहीं करता। उसको पता ही नहीं है ना, उसको गाफिल ही गाफिल है, पता भी नहीं है उसको। प्लानिंग भी 500 साल की, 500 करोड़ की, बिल्कुल, और अगले 5 मिनट का नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, और जिस तरह से हालात चल रहे हैं वो भी नहीं पता, वो भी नहीं पता। आखिरी कोई मैसेज देना चाहो तो दे दो, बस क्लोज करते हैं, हमारे पास हो गया है, बस हो गया तकरीबन। कोई और मैसेज देना चाहो तो आखिरी कोई दे दो, बस अल्लाह हाफिज करते हैं। बस मेहनत से काम करें, ईमानदारी से काम करें, मुखलिसी से काम करें, अपने इर्द गिर्द वालों का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, दोस्तों का ख्याल रखें, वक़्त दें, सबको वक़्त दें। सबसे कीमती शय इस वक्त है, जिस पे अगर आप आज के दौर में देखें तो वालिदैन को देखें तो वो शिकवा करते नज़र आते हैं कि हमें वक्त नहीं मिलता, दोस्तों को देखें तो वो कहते हैं हमें वक्त नहीं मिलता। तो इंसान इस वक्त जो है ना वो नफ्सा नफ्सी के आलम में है, तो कोशिश किया करेंगे ताल्लुकात कायम रखें। कुरान पाक भी यही कहता है कि राब्ता रखें, और राब्ते का हुक्म देता है, तो एक दूसरे के दरमियान जो है ना राब्ता ज़रूरी है। ठीक है फजील, बहुत अच्छा लगा, बड़े अरसे के बाद मिलके थोड़ा सा तुम्हारे मैसेजेस भी ले लिए और थोड़ी सी चीज़ें भी डिस्कस हो गई, लोगों को भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फिलहाल अभी तक यहाँ के लिए अभी तक अल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।